ओके, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं खास क्वेश्चन से, ताकि जो फुल एनर्जी है वो यहाँ इस्तेमाल हो सके। भाई क्वेश्चन है आपका 15। ये 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज का मेजर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इस पे। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन 15। तो क्या है इस क्वेश्चन में टोटल? कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज। अगर बॉन्ड एंथैल्पी एंड कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4। तो हमें क्या करना है, पूरे की हम एक एंथैल्पी निकाल लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। तो भाई इस क्वेश्चन की भी जरूरत है और आंसर की भी जरूरत है, तो हम इसको नंबर 15 पूरा फुल फोकस कर देना यहाँ पे। कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4 भी निकालनी है। देखो ये है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसकी? CCl4 की 30.5। ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, ये आपको इतनी दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कार्बन की ये दे रखी है, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Cl2 की वो आपको ये दे रखी है। करना क्या है पूरी प्रोसेस में, इन 4 स्टेप्स के 4 रिएक्शन अगर आप बना लोगे तो आपका सारा खेल हो जाएगा खत्म। यानी ये 4 रिएक्शन बनानी है इनकी, 4 स्टेप की। ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, इन सभी की वैल्यू आपको गिवन है। तो मैं 4 रिएक्शन बनाना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज का, किंग। इस पूरे चैप्टर का अगर कोई रैंक 1 है तो वो यही है, ये सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम 15 को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। 6.15 आपकी NCERT। पहला स्टेप क्या था? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन होता क्या है? CCl4 अगर लिक्विड फेज में है और यही CCl4 अगर किस में हो जाए, गैस फेज में हो जाए, तो इसी को तो कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आएगा, ये आ जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल, जो कि NCERT में गिवन है। अभी देखते रहना कैसे कैसे हम इसको करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसका? CCl4 की फॉर्मेशन करो। तो कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है, Cl2 जो कि गैस स्टेट में है, अगर कंबाइन हो जाए तो ये फॉर्म करते हैं CCl4 जो कि गैस स्टेट में होगा। और ये है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसकी वैल्यू दे रखी है -135.5 किलो जूल पर मोल। तीसरा स्टेप पे आते हैं, थर्ड स्टेप है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब है जो एटम्स हैं उसमें पूरी तरह से एटम जो बिखर जाएंगे, कैसे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, ग्रेफाइन डायमंड आपको पता है, और वो डायरेक्टली अगर गैस स्टेट में चला जाए तो ये आपका एटोमाइजेशन होगा, एटम्स बिखर गए बिल्कुल। ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, और इसकी वैल्यू दे रखी है प्लस का 715 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ क्योंकि अलग अलग एंथैल्पी हैं तो आपके साइन भी बिल्कुल वही रहेंगे जो इन्होंने ओरिजिनल दे रखे हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 और लास्ट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर से Cl2 जो कि गैस स्टेट में होता है, और एटोमाइजेशन हो गया तो एटम्स बिखर जाते हैं, बॉन्ड टूट जाता है। तो 2Cl ये भी किसमें हो गया? गैस स्टेट में हो गया। और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो आई वो आ गई आपकी कितनी? प्लस का 242 किलो जूल पर मोल। तो टोटल जो चीजें दिमाग में रखने वाली हैं वो ये है कि क्या आपको ये फेज याद रह जाएंगे। अगर ये फेज आपको याद रह गए तो आपका क्वेश्चन आसान है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। अब देखना, वी एम, हमें क्या एम है हमारा? वी एम क्या? CCl4 जो कि गैस फेज में है, मैं दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन में ये दे रखा है वी एम। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है।
और ये आपका एम दे रखा है कि ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये पूरी रिएक्शन, ये इसकी एंथैल्पी चेंज आपको पता करनी है, CCl4। गैस फेज और ये भी गैस फेज, तीनों ही गैस फेज है। तो हम लिखने वाले हैं वी एम, हमारा एम है कि ये जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका कार्बन जो कि गैस फेज में है, प्लस में Cl जो कि गैस फेज में है। कितने Cl भाई, 4 Cl, तो 4 Cl जो कि गैस फेज में। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब सोच समझ के फैसला करना, जो भी फैसला करो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते समय हमें किस किस की जरूरत होगी, CCl4 को ध्यान से देखो और बताओ CCl4 को देखकर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में लिखूं। चारों इक्वेशन आपके सामने है। CCl4 गैस फेज, बताओ कौन सी इक्वेशन लिखूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह वगैरह। रेज योर हैंड। वेरी गुड लक्ष्य, बताइए। भैया सेकंड। सेकंड इक्वेशन को मैं कैसे लिखूं, सेकंड बताइए, बिल्कुल ठीक बताइए। देखो CCl4 गैस फेज, भैया CCl4 गैस, हाँ कैसे लिखूं इसको। भैया उसमें Cl के तो 4 एटम होंगे और C का एक। बिल्कुल ठीक है। आपने ना, आपको हैसेस लॉ याद होगा। ये क्वेश्चन क्यों खास है, इसका ना रीजन बता देता हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये है कि कहते हैं ना कि शिकार तो बहुत करे होंगे, लेकिन शेर का शिकार करो तो बहुत बड़ी बात है। ये शेर का शिकार है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इसीलिए खास है, ये हैसेस लॉ और बॉन्ड एंथैल्पी का बाप इसीलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि हम हैसेस लॉ भी यूज कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि उन्होंने बॉन्ड एंथैल्पी भी पूछी है, यानी दोनों का रिकॉम्बिनेंट। तो इसीलिए ये क्वेश्चन खास है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब गैस हैसेस लॉ के हिसाब से CCl4 गैस फेज को देखकर हम क्या लिखते थे कि CCl4 गैस फेज में कहाँ है, ये CCl4 लिक्विड फेज में नहीं, ये नहीं चाहिए। CCl4 गैस फेज, यस ये चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे है, ये तो राइट में है, हमें कहाँ चाहिए, लेफ्ट में। कॉन्ट्रोवर्सी, साइन नेगेटिव, इक्वेशन फर्स्ट। आया समझ में। और देखो CCl4 कहाँ पे है, दूसरी इक्वेशन में भी मिल गया भाई CCl4 गैस फेज। यहाँ पे कहाँ है, ये राइट में है, और हमें कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। कॉन्ट्रोवर्सी यानी नेगेटिव साइन, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो आगे चलते हैं, और कहीं नहीं है CCl4। चलो आगे चलते हैं। कार्बन गैस फेज कहाँ है, बताओ इक्वेशन कैसे लिखूं, रेज योर हैंड। अपूर्वा, यस बताइए। सर कार्बन गैस फेज तो सर इक्वेशन नंबर 3 पे है सर। तो कैसे लिखूं, प्लस माइनस। सर प्लस का होगा सर। ओके वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ये। देखो कार्बन गैस फेज राइट में है, यहाँ थर्ड इक्वेशन में भी कार्बन गैस फेज में राइट में है, यानी दोनों एक ही जगह है। राइट राइट, नो कॉन्ट्रावर्सी, यानी साइन प्लस। और इक्वेशन कौन सी, थर्ड। और आगे चलो। 4Cl गैस फेज कहाँ है, रेज योर हैंड। 4Cl गैस फेज कहाँ कहाँ पे है। 4Cl गैस फेज, रितु बताइए। शीतल बताइए। सर इक्वेशन 2 में, सॉरी इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में ही है भाई, ये 4Cl की बात हो रही है, Cl2 की बात नहीं हो रही। Cl2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन बात हो रही है जस्ट Cl की। तो ये इक्वेशन नंबर 4 में है, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 4 में है, लेकिन यहाँ 2Cl है, हमें कितने चाहिए, 4Cl। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 4, इस तरीके से ये करने वाले हैं। तो होप कि आपको ये सारी चीज पता लग गई होंगी, कौन सी चीज कैसी आई है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में माइनस इक्वेशन नंबर 1 का मतलब है -30.5, और फिर से माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 भी माइनस है, -135.5। अब की बार प्लस इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 है +7 प्लस
715 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 4 जो कि है 242। चलो रेज करो अपना हैंड, आपका आंसर कितना आया है किलो जूल पर मोल में। वेरी गुड। निखिल क्या आंसर आया भाई आपका? भाई आपका माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। पॉजिटिव। शीतल क्या है आंसर आपका? सर एक मिनट, प्लस का 326 किलो जूल पर मोल। ये आपने कहाँ से देख लिया? आप अगर आंसर देख ही रहे हो तो आंसर एक्यूरेट देखो ना। ये तो आपने बिल्कुल आंसर देख के बोल दिया 326। ये तो इसकी कैलकुलेशन का आंसर नहीं है ये। ओके रितु क्या आंसर आया? नितेश क्या आंसर आया? 1029 किलो जूल पर मोल। नहीं ये भी नहीं है। ट्राई करो भाई, ट्राई करो, क्वेश्चन को सोल्व करो और ट्राई करो कि इसका आंसर कितना आएगा। अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सब गलत है। ट्राई ट्राई ट्राई। और भाई प्लीज आप ना थोड़ा सा सोच समझ के आंसर बोलो, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 2 मिनट में पता लग जाता है कौन कैसे आंसर दे रहा है। सानिध्या बताइए आंसर क्या आया? सर 1304.0 किलो जूल पर मोल। देवेश क्या आंसर आया आपका? सर सेम है 1304। राहुल यादव क्या आंसर आया? ऋतिक वर्मा क्या आंसर आया? अपूर्वा क्या आंसर आया? 1304 सर। वेरी गुड, ये इसका करेक्ट आंसर है 1304 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना, 1304 किलोजूल पर मोल। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, यानी इन चारों बॉन्ड्स को तोड़ने में इतनी एंथैल्पी आपकी इस्तेमाल हुई है 1304.0 किलोजूल पर मोल, इतनी इस्तेमाल हुई है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलने के बाद। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी सीसीएल। एक बॉन्ड की बताओ, 4 बॉन्ड की नहीं, एक बॉन्ड की बताओ। एक बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो एक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी, तो वो इस तरीके से निकालना है कि बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द ब्रेकिंग ऑफ 1 सीसीएल बॉन्ड इज इक्वल टू, कितने बॉन्ड है टोटल? 4 है। तो इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर दें तो वो आंसर आएगा जो अभी एक बच्चे ने बोला था 326.0 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना, तो मुझे तो ये आंसर सुनना था और आंसर ये बोल दिया है। चलो कोई नहीं, आप थोड़ी सी मेहनत करो और 326 किलोजूल पर मोल ये आंसर आया, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो ये 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स का आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको भी सोच समझ के फैसला करना और आंसर देना सोच समझ के। क्वेश्चन है कि इस पूरे क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि यार ये कोई बहुत बड़ी चीज होगी, ये कोई इक्वेशन बनानी, ऐसे इक्वेशन जर्नल से जर्नल स्टूडेंट भी ये इक्वेशन आराम से बना लेगा, कुछ नहीं। ये चीज तो पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, तो इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आएगी? रेज योर हैंड। इस क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने बैठे तो दिक्कत कहाँ आएगी? यस अपूर्वा बताइए, कहाँ दिक्कत आएगी आपके हिसाब से? कौन से वो कीवर्ड है जो दिमाग में रखने पड़ेंगे? सर मेजर तो है सर, एक तो सर कैलकुलेशन सर, और एक बार ये पुट करना आना चाहिए कि माइनस का कहाँ लगेगा। और सर कभी कभार होता है माइनस का दिया रहता है, उसमें अगर माइनस हमने प्लस नहीं किया तो सर वो गलत हो जाता है। और जो मैं आपको बताता हूँ इसमें लक्ष्य बताइए, क्या कहाँ क्या चीज थी इस क्वेश्चन में मेजर, जो जिस पे ध्यान देना चाहिए? लक्ष्य
भैया ये स्टेट्स ध्यान में रखनी पड़ेंगी बिल्कुल दिमाग में। बिल्कुल, अगर ये रिएक्शन स्टेट, हाँ बिल्कुल, अगर ये है ना जो फिजिकल जो स्टेट है, फेज है, जो भी जैसे लिक्विड गैस, अगर ये गलत हो गए ना तो आप चाहे क्वेश्चन में कितना भी दिमाग लगा लो, ये सब क्वेश्चन नीचे तक गलत हो जाएगा। देखो वेपराइजेशन जो चीज दिमाग में नहीं रखनी, वेपराइजेशन सबको पता है लिक्विड से गैस में जाने को बोलते हैं। फॉर्मेशन हमें नहीं पता कि हम फॉर्मेशन में गैस फेज रखें इसको, या देखो CCl4 गैस फेज में को फॉर्मेशन माना गया है, Cl2 गैस फेज में, चलो Cl2 तो हमेशा ही गैस फेज में होता है मान दिया, कार्बन हमेशा सॉलिड फेज में होगा ये भी है, लेकिन एटमाइजेशन में यहीं पे कार्बन सॉलिड फेज को कार्बन गैस फेज में कर दिया, यानी वो बिल्कुल बिखर गया गैस फेज में, टू एटम्स अलग अलग हो गए तो गैस फेज। तो एटमाइजेशन यहाँ भी Cl2 जो कि किस फेज में है, गैस में है, यहाँ भी गैस। तो ये जो गैस गैस सॉलिड गैस गैस लिक्विड गैस, ये जो है ये आपके जितने दिमाग में सेट कर लो अच्छी बात है, जितने नहीं सेट कर पा रहे उनको लर्न कर लेना, क्योंकि अगर ये गलत हो गए ना ये क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाएगा, 326 तक आंसर नहीं आ पाएगा। फिर बहुत जरूरी है ये चीज याद रखना आपको, ठीक है ना। और ये एक मेजर क्वेश्चन था आज का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यस सानिध्य बोलिए। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, वो आपने इक्वेशन 1 और फिर -2 दोनों क्यों करा, 2 बार लिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ CCl4 गैस फेज में था, हमारा काम ये होता है जो हमें एम दिया गया है ना, एम जो हमारा एम है, हम इस एम के पीछे चलते हैं। ये कह रहा है कि CCl4 गैस फेज में ढूंढो, कहाँ ढूंढे भाई, ये CCl4 गैस फेज में एक तो यहाँ है और CCl4 गैस फेज में एक तो यहाँ है, 2 जगह मिल गया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, 2 जगह मिल गया। तो पहली जगह पे देखा हमने, यहाँ पर वो एरो के राइट में था और हमें कहाँ चाहिए, एरो के लेफ्ट में चाहिए, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी है। वो राइट है ये लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे इस केस के लिए, माइनस साइन का यूज करेंगे। अगेन आप सेकंड इक्वेशन को देखोगे, यहाँ भी ये राइट में CCl4 गैस फेज, यहाँ ये लेफ्ट में है, तो फिर से माइनस का साइन हम यूज करेंगे, माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो माइनस साइन यूज करते हैं हम जब ये कॉन्ट्रोवर्सी होती है, ये एरो का राइट बोलता है और हमें चाहिए एरो का लेफ्ट, तब हम माइनस साइन का यूज करते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, और आगे चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। यस अपूर्वा जल्दी से बताइए ताकि हम आगे चल पड़े। सर अगर CCl4 सर गैस स्टेट में सर अगर 3 बार लिया होता तो हम 3 बार उसको लेते हैं, चाहे प्लस या माइनस में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इक्वेशन में देखो अभी तक तो ऐसे स्लो में ऐसा हुआ नहीं, मैंने पहले बोल दिया था क्वेश्चन हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि CCl4 गैस फेज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही है, वो तो सेकंड में भी है। तो हम इनजस्टिफिकेशन नहीं कर सकते ना कि फर्स्ट को ले लिया सेकंड को लिया ही नहीं, ये तो मजबूरी बन गई कि हमें दोनों ही लेने पड़ेंगे, हालांकि और कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इस केस में हमें ऐसा बिल्कुल करना होगा। तो स्वागत है आपका अगले टॉपिक में जिसका नाम है बोन हैबर साइकिल, ठीक है। बोन हैबर साइकिल से पहले मैं लैटिस एंथैल्पी को रिपीट करवा दूं, हालांकि लैटिस एंथैल्पी हम पहले भी कर चुके हैं। लैटिस एंथैल्पी होती है क्या, इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं इस तरीके से, लैटिस H0 लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में कितनी एंथैल्पी इस्तेमाल होगी को कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। ऑन द अदर हैंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड को जोड़ने में कितनी एंथैल्पी रिलीज होगी, इसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ दोनों केसेस में मैं बता दूं, यहाँ आ जाएगा आपका -788 बड़ा पॉपुलर है, और यहाँ आ जाएगा आपका +788। जितनी एंथैल्पी से तोड़ने में लगती है उतनी एंथैल्पी जोड़ने में रिलीज होती है, लैटिस एंथैल्पी। अगर लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आपके नोट्स में है, वहीं से आपको नोट करनी है, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी होगी आपकी, the lattice enthalpy is defined as the enthalpy of an ionic compound, ये ionic compound है, is the enthalpy change which occur when 1 mole of ionic compound, 1 मोल ionic compound dissociate into
इट्स आयन इन गैसियस स्टेट, ये डिसोसिएट हो गए। तो आप चाहो तो एसोसिएशन का यूज कर सकते हो या डिसोसिएशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे रखा है और इसके लिए लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू लिख रखी है उन्होंने इस तरीके से, लैटिस एंथैल्पी इज इक्वल टू प्लस 788 किलोजूल पर मोल। ओके, it is impossible to determine lattice enthalpy by experiment. एक्सपेरिमेंटल से ये नहीं होती डिटरमाइन कि आप लैब में ले गए NaCl को तोड़ के देखा और पता लग गया कि अच्छा 788। It is impossible to determine lattice enthalpy by experiment. We use an indirect method where we construct a cycle, और उसके जरिए ही हम क्या करते हैं, उस लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है किसकी, आज का दूसरा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हालांकि आज इसको लास्ट में करवाने वाला था क्योंकि ये सीरीज में लास्ट आता है, लेकिन ये है ही इतना इंपॉर्टेंट कि मुझे इसको आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूज करनी है इसको करवाने में। नाम है बॉर्न हैबर प्रोसेस, लिख दिया मैंने, बॉर्न हैबर साइकिल। कईयों के स्कूल में तो इसी पहले इसमें ही पूछ लेंगे इसको, बॉर्न हैबर साइकिल क्या होती है। बॉर्न हैबर साइकिल डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लैटिस एंथैल्पी बाय एक्सपेरिमेंट, वी यूज एन इनडायरेक्ट मेथड वेयर वी कंस्ट्रक्ट एन एंथैल्पी डायग्राम कॉल्ड बॉर्न हैबर साइकिल। डेफिनेशन आपको नोट्स में से नोट करनी है, बॉर्न हैबर साइकिल। अगर डेफिनेशन ना मिले, कोई प्रॉब्लम है, मेरे को आप मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे डेफिनेशन। तो बॉर्न हैबर साइकिल की डेफिनेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं बॉर्न हैबर साइकिल को। ये भी एक टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब है थोड़ा सा बच्चे इसमें भी झिझकते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से बच्चे नहीं झिझक रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है बॉर्न हैबर साइकिल छोटी सी बात है, होगी खत्म। क्यों? मैंने एक कोड बनाया एक लड़की के नाम पे, उस लड़की का नाम है SIBEL। हालांकि ये लड़की इंडिया में तो पाई नहीं जाती, सीबल, SIBEL, यस SIBEL। सीबल इज कॉमन नेम, लाइक इंडिया में होता है ना जैसे सविता, कविता, सुनीता टाइप, तो उसमें इन फॉरेन में सीबल जो नेम है यूएस में वो कॉमन है, ठीक है ना। तो ये नाम लड़कियों का कॉमन है, आप गूगल पे भी लिखोगे तो सीबल नाम की कई लड़कियां आ जाएंगी। तो यहाँ से हम बहुत बड़ा कोड निकाल सकते हैं सीबल से। कैसे? यहाँ पर पहला जो S है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी। दूसरा जो हमारा कोड है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा जो कोड है वो इंडिकेट कर रहा है बॉन्ड एंथैल्पी, दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी। अगला जो कोड है वो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और फाइनली लास्ट जो है वो है लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे नाम याद हैं सीरियल वाइज, पहले सब्लिमेशन, फिर आयोनाइजेशन, फिर बॉन्ड, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर लैटिस एंथैल्पी, तो आप बॉर्न हैबर साइकिल को चुटकियों में कर सकते हो, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। कैसे? स्टार्ट करते हैं सीबल का यूज करके। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है सब्लिमेशन, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी यहां से शुरुआत होती है इसकी, देखो ओके। सब्लिमेशन एंथैल्पी जो है वो तब यूज होगी जब आपको सोडियम देखना पड़ेगा नेचर में कैसे, किस फेज में मिलता है आपको। यस, इट इज सॉलिड फेज। क्लोरीन नेचर में आपको किस गैस फेज में मिलती है? गैस फेज, Cl2 की फेज में मिलेगी हमेशा क्लोरीन। ये आपका पहला स्टेप यहाँ से होता है स्टार्ट।
अब हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं भाई। सॉलिड को देखो, मैं ये प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बार क्लियर करके आपको बता दूं सारा का सारा खेल। और वो खेल क्या है कि जब भी कभी दो आयन्स कंबाइन होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये कंबाइन तब हो सकते हैं जब भी दोनों गैस फेज में हो। ये रूल है, ये नहीं कि ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है और आपने ऐसे सॉलिड में सॉलिड मार दिया, ऐसे टकरा गया और वो अपने आप NaCl, नहीं, कभी नहीं होता। रूल्स है कि ये गैसियस आयन होने चाहिए, गैसियस आयन्स होने चाहिए। गैस में है ओके, आयन्स हैं ओके, तो यहां तक तो आपको लाना ही पड़ेगा ताकि बॉन्ड बने। एक एक करके देखते हैं। फिलहाल तो ये सॉलिड में है और गैस में है, ये नेचर में मिलते हैं, तो हमें हमारा काम क्या है, दोनों को आयन्स बनाओ। दूसरा काम क्या है, दोनों को गैस फेज में लाओ। इतना कर दिया, कंबाइन हो जाएंगे। तो पहली एंथैल्पी जो इस्तेमाल होती है उसका नाम है आपकी सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ लिखने का तरीका भी जो है वो भी बता रहा हूँ, सब्लिमेशन एंथैल्पी। और अप्रोक्स कितनी है, एनर्जी रिक्वायर्ड 108.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अच्छा, सब्लिमेशन के बारे में इतना भी सबको पता है कि सब्लिमेशन कर क्या देती है। सब्लिमेशन क्या कर देती है, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज कर देती है। लो भाई, हो गया गैस में चेंज, एक समस्या तो दूर हुई। क्या होने चाहिए, गैसियस आयन, एक समस्या तो दूर होगी, दोनों गैसेस में आ गए। अब हमें दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, दोनों गैस में तो आ गए हैं, दोनों आयन्स में भी लाने हैं। तो आयन्स में कैसे लाएंगे, देखो, सब्लिमेशन के बाद दूसरी एंथैल्पी कौन सी थी, रेज योर हैंड। सब्लिमेशन के बाद दूसरी एंथैल्पी कौन सी थी, रेज योर हैंड। क्या बात है, वेरी गुड। निखिल बताइए। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ, अगली एंथैल्पी है हमारी, रिप्रेजेंटेशन याद होगा आपको, थर्ड चैप्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है भाई, 496 किलोजूल पर मोल। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, थर्ड चैप्टर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, गैसियस एटम। गैसियस एटम के बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकलवा दो, लो भी निकल गया, तो क्या बचेगा आपके पास, Na पॉजिटिव। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल, इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारा एक जो सोडियम है वो गैस फेज में भी आ चुका है, वो आयन्स में भी आ चुका है, तो आधा काम तो हमारा हो गया खत्म। अब हमारा वर्क किसके ऊपर रह गया, Cl के ऊपर रह गया। तो बताओ, जो सीबल नाम था उसके हिसाब से अगली एंथैल्पी किसकी है, अगली एंथैल्पी कौन सी है, नितेश बताइए। बॉन्ड एंथैल्पी। अगली एंथैल्पी है बॉन्ड एंथैल्पी। और जैसा कि दिख ही रहा है, ऊपर का पोर्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं इसे हटा देता हूँ। जैसा कि आपको ये दिख ही रहा है कि यहाँ बॉन्ड तोड़ने हैं, Cl आपस में बॉन्डेड है ना, इनको तोड़ना है। तो अगला स्टेप है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी, जिसकी वजह से ये Cl बॉन्ड टूट जाएगा और ये किस फेज में आ जाएगा, फिर से देखो, Na तो हमारा बिल्कुल रेडी है कंबाइन होने के लिए। प्लस ये जो Cl है ये भी टूट गया अच्छी तरह से, और ये आपका आ गया Cl, दोनों बॉन्ड तोड़ दिए और एक ही रह गया, अब एक Cl रह गया। ठीक है, और इसके हिसाब से कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है ना, तो कितनी होगी इसमें, 121। ये भी प्लस में है, अब तक सारी प्लस में चल रही है भाई। लो भाई, ये काम तो हो गया आपका खत्म।
तो कुल मिला के हम यहाँ पर आ चुके हैं, इस स्टेज पे आ चुके हैं। पूरा रिप्रेजेंटेशन भी मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में आधा नंबर भी ना कटवाओ। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, N ने हमने कन्वर्ट कर दिया है गैस फेज में, Cl भी हमने 2 थे तो 1 कर दिया गैस फेज में। अब अगला पोर्शन है हमारा, कुछ भी करके N तो गैस फेज में आ गया, कुछ भी करके Cl को भी आयन फेज में लाओ। गैस में तो आ गया है, आयन में लाओ। तो आयन में कैसे लाएंगे? रेज योर हैंड। कौन सी एंथैल्पी? लक्ष्य बताइए। भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगेन चैप्टर नंबर 3 और ये है आपके रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और ये आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? ये एनर्जी रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसमें रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है जो साइन है वो माइनस आएगा। कितनी रिलीज होगी? Cl तो बड़ा पॉपुलर, आपको भी याद होगा, फिर सबसे ज्यादा Cl की होती है 348.6 एक्यूरेट वैल्यू लिख रखी है इन्होंने। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और अब ये कंबाइन हो भी जाएंगे बहुत जल्दी। ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुए, और इस कंबाइन होने पर आपको पता है 2 गैसियस आयन अगर कंबाइन होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लैटिस एंथैल्पी। और जैसी लैटिस एंथैल्पी इसको मिली, कितनी मिली वही तो फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों कंबाइन हो गए, किस फेज में आ गए? NaCl गैस फेज में आ गए। दोनों गैस में थे, सॉलिड फेज में आ गए। ठीक है, सॉलिड फेज में आ गए, NaCl सॉलिड फेज। जब कंबाइन हो जाते हैं ना तो सॉलिड फेज में आ जाते हैं ये। अच्छा, यहाँ आपको थोड़ा अजीबोगरीब लगा होगा, लगना भी चाहिए। क्या? कि यहाँ लैटिस एंथैल्पी ये हमने लिख तो दी, रेड कलर से भी लिख दी, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं? हम बोर्न-हाइबर साइकिल बना रहे हैं। बोर्न-हाइबर साइकिल किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? बोर्न-हाइबर साइकिल किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या हम लैटिस एंथैल्पी को लैब में ले जाके एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट नहीं कर सकते? नहीं, लैटिस एंथैल्पी को लैब में ले जाके एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक इनडायरेक्ट तरीका होता है जिसे हम बोर्न-हाइबर साइकिल बोलते हैं, उसी से होती है। अब यहाँ एक और फेज है, अगर ये इससे डायरेक्ट अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो इसे बोलते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को अगर मैं बोल दूं तो इसे बोलते हैं कि हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NaCl की देख ली, कितनी है? -411.2 किलो जूल पर मोल। यानी पूरी रिएक्शन के दौरान जितने भी एंथैल्पी रिलीज हुई है वो इतनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखना जरा ध्यान से, सारी वैल्यू आपके पास है। ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो, पूरी ये जो साइकिल बन गई, एक बंद साइकिल है। मैं इसको थोड़ा सा प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, बोर्न-हाइबर साइकिल बनने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ इसके बीच में आपको क्या लिखना होता है कि ये है आपकी बोर्न-हाइबर साइकिल। ठीक है, ये बोर्न-हाइबर साइकिल है, पूरी बनने के बाद ये ऐसी दिखाई देती है। अच्छा, ये यूज में क्या है, इसका क्या यूज है? तो इससे देखो हम क्या यूज कर सकते हैं। इससे हम इतना यूज कर सकते हैं कि हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालें। तो हम सभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, सभी एंथैल्पी का क्या होता है? सम होता है। तो कौन कौन सी एंथैल्पी है? दिमाग में क्या रखना है आपको? एक तो सीबल में कौन कौन सी आएगी? सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस बॉन्ड एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी इस तरीके से। और अब इतना हो जाने के बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू एक एक करके सभी वैल्यू को पुट करना है हमें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है? ये रही -411.2। ये आ जाएगी आपकी -411.2 इज इक्वल टू सब्लिमेशन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी प्लस का 108.4
-4 प्लस का आयनेशन एंथैल्पी 496 प्लस का बॉन्ड एंथैल्पी 121 प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -4 348.6 और प्लस का ये आ गया आपका क्या, एज इट इज लिख दिया लैटिस एंथैल्पी। ये आपका लैटिस एंथैल्पी आ गया। तो लैटिस एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, देन यू विल फाइंड कि लैटिस एंथैल्पी जो आपकी कैलकुलेट करने के बाद निकली वो कितनी थी, अगेन वही थी प्लस का 788 किलो जूल पर मोल। ये इतनी लैटिस एंथैल्पी थी, प्लस का 788 किलो जूल पर मोल। ये आ गया आपकी लैटिस एंथैल्पी। तो बताओ, अगर एग्जाम में बोर्न हैबर साइकिल NaCl की आई, जो कि आएगी NaCl की ही आएगी, तो आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? रेज योर हैंड। अगर एग्जाम में बोर्न हैबर साइकिल आई, जो कि आएगी किसकी, NaCl की, तो आपको इस क्वेश्चन को करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीज है जो कर दे तो हो जाएगा ये? यस निखिल बताइए। भैया मैं ये नहीं बता रहा था, मैं कह रहा था कि इसकी तो लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव कैसे आएगी भाई? जब दो आयंस कंबाइन होते हैं तो एनर्जी तो रिलीज होगी। तो यहाँ पर कौन सी एंथैल्पी आई है? हाँ 788 है, ये यहाँ प्लस दिखा रखी है, आप कैलकुलेशन कर लेना। इसकी लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है भाई, ये नेगेटिव आ जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगी। तो अब बताइए कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अगर बोर्न हैबर साइकिल आपके एग्जाम में आ गई, तो क्या क्या करें हम? क्या चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करेगी? सानिध्या बताइए। सानिध्या, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सानिध्या बोलिए। ओके, और कोई है जो बताना चाहेगा कि एग्जाम में ऐसी क्या प्रॉब्लम आएगी जिससे हम टैकल कर पाए? निखिल बताइए। या कन्वर्जन करना याद रखना ज्यादा मुश्किल होगा। Cl2 से फिर एटम में 1Cl में कन्वर्ट करना, इनकी स्टेट्स को याद रखना, इसमें ज्यादा परेशानी होगी। अच्छा, और कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहेगा कि मेरे हिसाब से मुझे यहाँ परेशानी होगी? अर्णव गुप्ता बताइए। सर जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है उन्हें कैलकुलेशन में हो सकती है प्रॉब्लम्स, और सर हाँ ये याद करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है बहुत। मैं यही तो सुनना चाह रहा था। देखो, इस पूरी बोर्न हैबर साइकिल में आप कहीं नहीं फंस सकते। आप कभी सोचते हो कि यार ये फेज के याद करने में, यार फेज तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये पता है कि नेचर में सोडियम सॉलिड स्टेट में मिलता है और Cl2 गैस स्टेट में मिलता है, और आपको ये भी पता है कि जब ये कंबाइन होंगे तो इनको गैसेस आयन बनना ज्यादा जरूरी है, गैसेस आयन बनना ज्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तो अपने दिमाग में मैप बना लोगे। आप इन वैल्यूज को कैसे याद करोगे? सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी 788 तक लाने के लिए, सारी वैल्यूज। तो मैं आपको बता दूं, मान लो आपने सारी वैल्यूज याद कर ली, ये सारी वैल्यूज याद कर ली, और एक वैल्यू ऐसी है जो आपको याद नहीं है, तो आप उसकी जगह कुछ भी लिख दो। मान लो 348 आप भूल गए, आप इसकी जगह 328.2 लिखा है, कुछ भी लिख दो इसकी जगह, ठीक है, लेकिन याद रखो कि आपका आंसर यही आना चाहिए। अर्णव ने एक बात और बताई, जिसकी ना मैथ में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, तो वो बेचारा आंसर ला ही नहीं सकता, ये लाने में दिक्कत आएगी। यार तुम्हारे टीचर क्या बैठ के इनको सभी को जोड़ेंगे क्या? कॉमन सेंस, वो बैठ के कैलकुलेटर लेके बैठेंगे? अच्छा इसमें 2 और 2 और 4 6 10, उनके पास 40 पेपर पहले ही रखे हुए हैं,
तो वो एक क्वेश्चन में पढ़ के इनको जोड़ने के लिए बैठेंगे, वो तुम्हारी ना वैल्यूज को भी नहीं देखेंगे, तुमने ये वैल्यू क्या लिखी है और क्या सब कुछ ठीक लिखी है। अगर एक आध वैल्यू गलत भी है तो गलत लिख दो, लेकिन लैटिस एंथैल्पी जब लिखो तब पूरा कॉन्फिडेंस से 788 लिखियो वहां पे, और नीचे 2 लाइन ऐसे कॉन्फिडेंस से लगा दियो कि जैसे तुमने बिल्कुल ही मेहनत करके कैलकुलेशन करी है, ठीक है ना। तो कभी भी उनके जाल में मत फंस जियो, और नहीं तो तुम गए भाई। बोर्न हैबर साइकिल एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो आता ही आता है, उठा के कोई भी दे देते हैं, बोर्न हैबर साइकिल करके दिखाओ, और किसकी देंगे भाई, वो इसी की देंगे, NaCl की। अगर कई बार कुछ इंटरनेशनल स्कूल एक्सेप्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, जानबूझ के इसको हटा के मैग्नीशियम क्लोराइड की दे देंगे, MgCl2। अब सबकी वैल्यू थोड़ा ना याद करते घूमेंगे यार हम। तो अगर ऐसा कभी केस आए, मैग्नीशियम क्लोराइड की दे दी है, सीजियम क्लोराइड की दे दी, तो आपको ना ये वैल्यू नहीं लिखनी, फिर वैल्यू मत लिखो, ये वैल्यू आप सिर्फ क्या लिख दो, सीबल याद रखो, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हटा दो। और आप कहाँ तक आंसर दोगे उनका, यहाँ तक आंसर देके छोड़ दो क्वेश्चन को, पूरे नंबर मिल जाएंगे, खत्म। NaCl एक ऐसा पॉपुलर केस है जो NCERT में भी है कि इसमें पूरी कैलकुलेशन वगैरह के साथ दिखा रखा है इसको। तो इन कॉमन सेंस बोर्न हैबर साइकिल, तो NaCl की तो हमने एक एक्सेप्शन बोल रहा हूँ, एक केस है जिसकी वजह से हमने वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज बोर्न हैबर साइकिल इसको भी बोलते हैं कि आप सीबल को लिखो, फॉर्मेशन वगैरह जो भी है, रिप्रेजेंटेशन, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो NaCl की तो वैल्यू याद ही कर लेना, ठीक है ना। वैसे मैंने बता दिया, कुछ एक स्कूल है, यहाँ पर 27 स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, तो इनमें से 1-2 स्कूल ऐसा करते हैं, 1-2 स्कूल, कभी कभी तो वो भी नहीं करते। तो और आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले कोई क्वेश्चन हो तो बताओ दीपांशु। तो ये एंथैल्पी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी? नहीं, उनका क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। उनका क्वेश्चन आता है कि बोर्न हैबर साइकिल को कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ, 3 नंबर का क्वेश्चन, खत्म, और कुछ नहीं। हाँ, कभी कभी बोल देते हैं एक्सप्लेन बोर्न हैबर साइकिल इन केस ऑफ NaCl, और कुछ नहीं। तो बोर्न हैबर साइकिल लैटिस एंथैल्पी न्यूमेरिकल ही हो गया आपका खत्म। जल्दी से मैं 2 चीज और बता देता हूँ, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगली बार हम एंट्रोपी स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर लगभग खत्म होने वाला ही है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो रही है हमारे इस नेचर में, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे झरने का गिरना, जैसे समुद्र की लहरें बार बार आना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ही हो रही है। हिंदी में संस्कृत का एक शब्द है स्वतः है, अपने आप, कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेफिनेशन जो कि आपको नोट्स में से नोट करनी है, a process under some condition may take place by itself, या तो वो अपने आप ही होती रहती है, या फिर by initiation। अब इनिशिएशन क्या होता है, जैसे आपने कैंडल को जला दिया, इग्नेट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, अब वो अपने आप ही जलती रहेगी। जैसे आपने पानी, टंकी का पानी टंकी में रखा हुआ है, वो नीचे गिर रहा है, तो आपने टैप वाटर को ऑन कर दिया, यानी आपने इनिशिएट कर दिया, अब पानी अपने आप गिरता रहेगा। तो या तो वो अपने आप ही हो रही है, जैसे झरना गिर रहा है हमारी नेचर में, जैसे समुद्र का जो पानी है वो है, सी वाटर की जो वेव होती है, ठीक है। और बाय इनिशिएशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ कैंडल, एग्जाम्पल में फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हिल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बड़ा केमिस्ट्री का ये एग्जाम्पल है, केमिस्ट्री से संबंधित, कि अगर आपने पानी में नमक डाल दिया तो वो अपने आप ही डिजोल्व होता रहेगा। कैन यू बिलीव? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, डिसोसिएट, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अच्छा, बात कर लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो अपने आप नहीं हो सकती,
उन्हें करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हो सकती हैं वो। जैसे टंकी का पानी जो नीचे गिर रहा है, अब वो नीचे का पानी आपको टंकी पे ले जाना है, तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या है यहाँ पे? मोटर। तो डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जाम्पल में फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, जा ही नहीं सकता, ठीक है ना, फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल नहीं जा सकता विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। तो अब आगे की जो एंट्रोपी है वो अगले चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे हम, अगले क्लास से।